के फूल पार्ट 3। आज ज़रा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बाबा 3:30 तक का आने का कह गए हैं। अम्मा ने उसे किताबें समेट कर निकलते हुए देखकर कहा। जी अम्मा, वह धीरे से बोली। रास्ता तो सिर्फ 5 मिनट का था, फौरन ही गुजर गया। वह खुद पर काबू पाते हुए गाड़ी से उतरकर सोचने लगी। उसे अब शहरयार की सोच कर झिझक महसूस हो रही थी। उसने लाउंज में बैठने का इरादा छोड़कर सीधे स्टडी रूम की तरफ जाना बेहतर समझा, मगर अपने आने का नजमा खातून को बताना भी था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। नजमा खातून उसे सीढ़ी के पास ही नजर आ गई। वह शायद ऊपर से नीचे उतरने के बाद अपनी सांसें बराबर कर रही थी। आदाब। वह नज़दीक पहुंचकर मुस्कुराई। जीते रहो बेटा, वह खुशदिली से बोली। मैं स्टडी में चली जाऊँ? उसने उनसे इजाज़त चाही। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा घर है। तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो गई है यहाँ, वह मुस्कुराकर बोली। हाँ, कल शहरयार मियाँ अपने कमरे की नई सेटिंग से बहुत खुश हुए थे, तारीफ कर रहे थे। मैंने सब बताया कि ये सब तुमने किया है। उन्हें कुछ एकदम याद आया। नेहा का दिल जोर से धड़का। वह रुक गई। अच्छा ही हुआ जो उनकी मौजूदगी में ही उनके कमरे की सफाई हो गई, वरना वे चले जाते तो उनके पीछे ये सब होता तो वापस आकर 100 सवाल पूछते। ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। नजमा खातून माथे पर हल्का सा हाथ मारकर बोली। क्या मतलब? नेहा के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। अरे मुसाफिर है बेटा, वह आज इधर तो कल उधर, पूरे 3 दिन गुजार लिए घर पर। अब जा रहे हैं कल दुबई, फिर कब आते हैं पता नहीं। वह उदासी से बोली। जी, नेहा ने मरी मरी आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, अब तो इम्तिहान करीब आ गए होंगे। उन्होंने पूछा। जी, 1 हफ्ते से कम रह गया है इम्तिहान शुरू होने में, वह आहिस्ता से बोली। नजमा खातून पर सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। वह ऊपर की तरफ। इस बार उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वह एकदम थक सी गई हो। ऊपर पहुंचकर उसने स्टडी का दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। शहरयार के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। पता ही नहीं घर पर है या नहीं, उसने सोचा। पढ़ाई के नाम पर यहाँ आने के बावजूद एक लफ्ज़ भी किताब से नहीं पढ़ा गया था। वह और आज तो बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा था। उसने किताबें टेबल पर रख दी और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगी। उसका ख्याल था कि आज शहरयार उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वह न जाने कहाँ थे। सामने टेबल पर अहमद फराज की जाना जाना अध खुली हुई रखी हुई थी। शायद शहरयार पढ़ रहे थे। वह खामखा उस किताब को उठाकर पढ़ने लगी। खूबसूरत शेर व शायरी थी और शहरयार का शौक भी उससे अलग ना था। पढ़ते पढ़ते न जाने उसके दिल में क्या आया। उसने कलम उठाया। अल्फाज उसके जहन में किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो गए और वह उन्हें तरतीब देने लगी। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत नज़म रजिस्टर के पन्ने पर तैयार थी। उसने एक बार उस नज़म को पढ़ा, पन्ने को रजिस्टर से अलग किया और जाना अनजाना के अंदर रख दी। किताब वापस टेबल पर रखी। उसकी धड़कन शहरयार के नाम की माला जप रही थी। वह 3:30 बजे तक उसी पोजीशन में बैठी रही और शहरयार का इंतज़ार करती रही, मगर वह नहीं आए। नजमा खातून वक्त पर उसे खाने का कह कर गई थी, जो उसने पढ़ाई का बहाना बनाकर मना कर दिया। वह बेचारी उसके लिए जूस ले आई। नेहा ने जूस का घूंट भरा। इतना कड़वा जूस उसने ज़िंदगी में नहीं पिया था। बुराई जूस में नहीं थी। उसे उस वक्त हर चीज़ कड़वी लग रही थी, अपनी ज़िंदगी भी। अम्मा के घर आ जाने के बाद रौनकें लौट आई। सब ने सुकून की सांस ली। तहमीना पप्पो दिल्ली वापस चली गई। उसके पेपर भी शुरू हुए और ख़त्म भी हो गए। न जाने क्या बात थी। वह अब पढ़ाई के लिए किताबें उठाती तो उसका जहन शहरयार की स्टडी में पहुंच जाता और वहां से उसकी वापसी मुश्किल हो जाती। उसे इस बार अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। आपकी दुआ से अच्छे नंबर आ गए तो आ गए, मगर मेरा इसमें कोई कमाल नहीं होगा। अम्मा उसके लिए दुआ कर रही थी और वह मुस्कुराकर अम्मा से बोली। मेरी बेटी इतनी तेज़ दिमाग है, जिसके बुरे नंबर आए यह तो हो ही नहीं सकता। अम्मा उसका माथा चूमकर बोली। इस बार वह अपने रिजल्ट के बारे में पहले की तरह बेचैन नहीं थी। इस बार तो उसका दिल किसी और चीज़ में अटका हुआ था। काफ़ी दिनों से नानू की खबर नहीं ली आपने? एक दिन उसने बेताबी की हद पार करके अम्मा से ये बात कह डाली। सही कह रही हो, अस्पताल से आने के बाद तो शुरू में रोज़ाना ही बातचीत हुआ करती थी। अब
اتنا لمبا گیپ آ گیا ہے، آج فون کروں گی ان کی خیرت معلوم کرنے کے لیے۔ اماں نے فون لگایا اور وہ کان لگائے اماں میں گھسی رہی۔ اماں کافی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں اور وہ اماں کی سائڈ کی ادھوری بات چیت سے نتیجے نکالتی رہی۔ اس کا دل دھڑکتا تو کبھی رکتا۔ کیسی ہیں نانو؟ بات چیت ختم ہوئی تو اس نے بے قراری سے پوچھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی، اب ٹھیک ہے، کل امریکہ جا رہی ہیں سکندر کے پاس، اماں نے بتایا۔ اچھا، اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ شہریار تو دبئی سے 15 دن بعد ہی آ گئے تھے، اب خالہ کے ساتھ امریکہ جا رہے ہیں، خالہ کی ہارٹ سرجری ہوگی وہاں، اماں نے افسوس سے کہا۔ اوہ، کیا کوئی سیریس معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیچاری ہارٹ پیشنٹ تو پہلے سے ہیں، اب شاید پرابلم بڑھ گئی ہے، میری بھی لاپرواہی ہے، میں نے ان کی کوئی خبر نہ لی، اب آج جاؤں گی ان سے ملنے، اماں نے کہا۔ نیہا کا دل چاہا وہ بھی کہہ دے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، لیکن ایک نامعلوم سی جھجک سامنے آ گئی۔ اسے شہریار کی طرف سے پہل کرنے کا انتظار تھا، مگر دوسری طرف خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ خالہ چلی گئیں اور ان کے ساتھ شہریار بھی۔ ایک نہ ختم ہونے والا انتظار اس کا نصیب بن گیا۔ اس کا رزلٹ اس کی امید سے ہٹ کر اچھا آ گیا تھا۔ وہ میڈیکل کالج کے میرٹ پر آ گئی تھی۔ اماں ابا بے حد خوش تھے۔ وہ میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ تہمینہ پھپھو آ دھمکی۔ وہ تھی اور اماں ابا نہ جانے کیا خسر پھسر چل رہی تھی۔ وہ کبھی حیران ہوتی تو کبھی ان کی خسر پھسر سے بیزار جو اسے دیکھتے ہی ختم ہو جاتی۔ آخر ایک رات اماں اس کے کمرے پر آئیں۔ وہ اس وقت پروین شاکر کی خوشبو ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اماں کی بے وقت آمد اسے چونکا گئی۔ جی اماں، مجھے بلا لیتی؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں اس کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ان کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ اکٹھا کر رہی ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ دراصل بتائیں بیٹا، جب میں اسپتال میں تھی اور تہمینہ آپا میری دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، اس وقت انہوں نے تمہارے لیے فارق کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اماں نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ تمہارے بابا کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ فارق میں کوئی برائی بھی تو نہیں، پڑھا لکھا ہے، اسمارٹ ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، سب سے بڑھ کر اپنا خون ہے۔ اماں باتوں باتوں میں فارق کی تعریف کے پل باندھنے لگی اور وہ سانس روک کے بیٹھی رہی۔ اب تو اس کا ٹرانسفر ممبئی میں ہو گیا ہے اور وہ ٹھہرا تہمینہ آپا کا اکلوتا بیٹا، سو وہ بھی بستر باندھ کر یہیں آ گئی ہیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ اماں کو اس کا خیال آیا۔ اس کا دل و دماغ بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ظاہر ہے بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، سب کچھ تمہارے جوڑ کا ہے۔ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری بچی میکے سے زیادہ سسرال میں سب کی آنکھ کا تارا بنی رہے گی۔ اماں خود ہی بول کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ان باتوں کا مقصد کیا تھا، ابھی یہ ذکر انہوں نے کیوں کیا تھا۔ اب فارق ٹھہرا اکلوتا بیٹا اور تہمینہ آپا بیچاری بوڑھی، سو ان کی خواہش ہے کہ بس 1-1.5 سال کے اندر یہ ذمہ داری کو نبھا دے۔ اماں دھیرے دھیرے مطلب پر آ رہی تھی۔ آج کا دن شاید اس کا نہیں تھا، شاید یہ شروعات تھی اس دور کی جس پر وہ ہر خوشی سے محروم ہو کر گزرنے والی تھی۔ اب دیکھو نا، اگر تم نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تو 5-6 سال سے کیا کم لگیں گے ڈاکٹر بننے میں، اور پھر ڈاکٹر بن بھی گئی تو اس کے بعد تو شادی ہی کرنی ہے، فارغ جاب تھوڑی کروائے گا تم سے۔ تم سمجھ رہی ہو نا نیہا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ امی اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا کر بولی۔ اماں آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ دیکھو بیٹا، بیٹیوں کا فرض وقت پر اور اچھی طرح ادا ہو جائے، ماں باپ کی یہی آرزو ہوتی ہے، اس لیے تمہارے بابا اور میرا یہی خیال ہے کہ تم MBBS کرنے کی بجائے سیدھا سادہ BSc کر لو اور پھر ہم تمہاری شادی کر دیں۔ اماں نے اصل بات کہہ دی۔ اگر میں MBBS کرنا چاہوں تو؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پوچھا۔ اماں کشمکش میں نظر آنے لگی۔ دیکھو بیٹا، تہمینہ آپا کو خواہ ناراض کرنے کا کیا فائدہ؟ میں صاف صاف اپنا مقصد بیان کر چکی تھی۔ اور وہ بولی، اور اگر میں فارغ کی شادی ہی نہ کرنا چاہوں تو؟ اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اماں کا منہ کھلا رہ گیا۔ اماں سے ایسے ریئیکشن کی امید نہیں تھی۔ وہ تو شاید اپنے طور پر سب کچھ طے کرے بیٹھی تھی اور اسے بس بتانے آئی تھی۔ لڑکیاں ایسی باتوں میں ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیتی ہیں، سوال ہی نہیں پوچھتی۔
वह ज़रा नाराज़गी से बोली, बेड से उतरी, पाँव में चप्पल पहनी और कमरे के बाहर निकल गई। वह परवीन शाकिर की खुशबू को बैठी घूरती रही, जिसके पन्ने पंखे की हवा से फड़फड़ा रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे वह उसके दुख पर चीख पुकार कर रहे हों, रो रहे हों। उसने घुटनों पर अपना सर रखा और बेआवाज़ रोने लगी। अपने लिए वह सब इतना ही कर सकती थी। दिन हफ्तों महीनों में और महीनों साल में बदल गए, ऐसे कि पता भी न चला। वह प्रोग्राम के मुताबिक फाकिर की बना दी गई थी, मगर कुछ ऐसे कि ना वह फारिक की हो सकी और ना फारिक उसका हो सका। नदी के दो किनारों की तरह उन दोनों ने ज़िंदगी के 18 साल गुजार दिए, वह भी इकट्ठा। उसके और फारिक के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फारिक को तेज़ म्यूज़िक पसंद था और उसे धीमे सुर अच्छे लगते थे। फारिक भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद करता था और वह तन्हाई पसंद। फारिक को किताबों और शेर व शायरी से जन्म जन्म का बैर था और वह चीज़ें नेहा की ज़िंदगी थी। फारिक के लिए उसे लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहनाना चाहता था और वह हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। कोई भी बात उन दोनों के से नहीं मिलती थी एक दूसरे से। तंग आकर फारिक ने बाहर दिल लगा लिया और वह अपने आप में कैद होकर रह गई। कसूर न जाने किसका था, अम्मा बाबा का, तमीना पप्पो का या फारिक का या उसका। उसने खुद को भी बेकसूर नहीं समझा था। हकीकत तो यह थी कि उसने कभी दिल से फारिक की होने की कोशिश ही नहीं की। वह जब भी ऐसा सोचती, उसका जहन भटक कर कहीं और चला जाता। रमीज़ और मुइज़ भी उसकी ज़िंदगियों में शामिल हो चुके थे। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। ज़िंदगी गुजरती जा रही थी, बेरंग, बेरौनक और शायद बेवजह भी। वह घर का ख्याल रखती, बच्चों का दिलो जान से ख्याल रखती, यहाँ तक कि फारिक की हर ज़रूरत उससे कहे बगैर ध्यान रखती। उसका घर खूबसूरत था, जिसका कोना कोना चमकता था। उसके बच्चे ज़हीन थे, लायक और तमीज़दार थे। उसका फारिक के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। बस दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम थे और शायद यही कमी हर चीज़ पर हावी आ गई थी। सब कुछ होते हुए बस एक दिल खाली था, बिल्कुल खाली। जुमेरात की झड़ी का हफ्ता पूरा करती है, लोग ऐसा कहा करते हैं, मगर ये तो एतबार की झड़ी थी और आज दूसरे दिन भी मुसलसल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फारिक के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह टेरेस में आकर खड़ी हो गई। आज उसका दिल उदासी से उसी प्रेशर में था जो कल उस पर सवार हुआ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अम्मा थी। अम्मा, थोड़ी देर पहले मेरे पास अनीमा का फ़ोन आया था, अम्मा ने उसे बताया। जी, वह तो हिंदुस्तान में ही थी ना? वह चौंक उठी। उसके दोनों बेटे तो अमेरिका गए हुए हैं मामू के जनाजे में शरीक होने के लिए, लेकिन वह नहीं जा सकी। अब शाम उसके पास मेरा जाने का प्रोग्राम था, मगर सुबह मैं खुद उसी का फ़ोन आ गया। अम्मा ने डिटेल बताई। कोई ख़ास बात? उसने पूछा। हाँ, खास ही समझो। दरअसल शहरयार का वसीयतनामा कल रात को खोला गया था उन लोगों ने। अम्मा कहते कहते रुकी। उसका दिल एकदम से धड़ हुआ। शहरयार के लिए लफ्ज़ वसीयत का सुनना उसके लिए तकलीफ देने वाला था। उसने अपनी स्टडी रूम में मौजूद तमाम किताबें तुम्हारे नाम कर दी हैं, अम्मा ने कुछ ठहर कर बताया। मेरा ख्याल है 20 साल पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तुम रुकी थी ना सफिया खाला के घर पढ़ने के लिए। ये बेचारा समझ रहा होगा कि तुम बहुत पढ़ाकू हो, अम्मा ने अंदाज़ा बताया। आप जाएंगी ना वहाँ तो लेती आइएगा, नेहा ने बोला। उसने बेख्याली के आलम में कहा। दिलो दिमाग का तालमेल जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अरे बेटा, क्या बात करती हो? कोई 8-10 किताबें थोड़ी हैं जो मैं उठा कर ले आऊँ, हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, आलिया बता रही थी। अम्मा ने दुहाई दी। वह खामोश रही। ऐसा करो कि जाना तो तुम्हें भी है, वहाँ खुद जाकर देख लो। जो काम की हो समझो ले आना, बाकी वहीं छोड़ देना। तुम्हारे अपने घर में भी कहाँ होगी उन किताबों के लिए जगह? अम्मा ने उसे मशवरा दिया। अम्मा सच ही तो कह रही थी। उसके घर में भला उस कबाड़ की कहाँ ज़रूरत थी? फारिक उस किताबों को कबाड़ का नाम देता था। शुरू के दिनों में उसने अपने घर का एक कोना किताबों के लिए खास करना चाहा। उसे उम्मीद थी कि आने वाली ज़िंदगी में जब उसकी किताबों का कलेक्शन भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो वह भी शहरयार की तरह एक स्टडी रूम बनाएगी, मगर फारिक ने उसकी इस ख्वाहिश का गला घोंट दिया। घर का वह कोना फारिक ने म्यूज़िक सिस्टम के लिए खास कर दिया। नेहा का लगाया हुआ खूबसूरत रैंक पहले कैसेट और उसके बाद सीडीज़ रखने की जगह बन गया। नेहा की किताबें गत्ते के कार्टून में रखवा कर स्टोर में जा पड़ी। नेहा की शायरी, उसकी डायरी सब स्टोर की हो गई।
اس نے اماں کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں، یہ سوچتی ہوں کہ میرے چہرے پہ اس کی نظریں الجھ گئی ہیں، میرے خیال پر اس کی سوچیں لپٹ گئی ہیں۔ وہ جیسے مجھ کو میرے تصور میں ڈھونڈتا ہے، میں مجھ میں تلاشتا ہے، کھوجتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ میں ان نگاہوں کو جانتی ہوں، مگر میں نظریں چرا ہی رہی ہوں۔ میں اس کے ہونٹوں کو دیکھتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں وہ کچھ کہے گا، یہ جانتی ہوں نہیں کہے گا، مگر کبھی تو یہ لب کھلیں گے، بہار آئے گی، پھول کھلیں گے، کبھی تو برسے گا ابر نیشا، کبھی تو بوند گوہر بنے گی۔ میں منتظر ہوں، میں منتظر ہوں۔ شہریار نے اس نظم کو نہ جانے کتنی بار پڑھا تھا۔ سادہ سی نظر آنے والی اس نظم میں کسی کے دل کا حال چھپا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بہت دیر کر دی تم نے ملنے میں اور میں نے فیصلہ کرنے میں۔ میرے اور تمہارے بیچ وقت کا گیپ آ گیا ہے، نہ دن، نہ ہفتے، نہ مہینے، پورے 21 سال۔ عمروں کا یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ وہ بے بسی سے ہنسا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر وہ پوری طرح چونکا تھا۔ وہ بڑے آرام سے کھڑی اس کے بیڈ روم میں اس کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اگلے 3 دنوں تک وہ اسے چونکاتی رہی۔ اس کا ہر انداز، اس کی ہر سوچ، اس کی پسند ناپسند سب شہریار کے سوچ کے مطابق تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایسا کیا ممکن ہے۔ ماما اسے بے شمار لڑکیوں سے ملوا چکی تھی۔ عالیہ اور پھر سکندر کی بیوی بھی اسی کام میں لگی تھی۔ رشتہ داروں نے بھی اس اچھے کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا، مگر شہریار کو نہ وہ ہیرا ملا نہ وہ مل سکا۔ تنگ آ کر سب نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ آزادی سے اپنی زندگی گزارنے لگا، اور اب جب کہ ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں، نیہا چھن سے اس کے سامنے چلی آئی اور اس کی بہنوں کی طرح پیاری خلیری بہن کی بیٹی نکلی۔ وہ رشتے میں تو میری بھانجی ہوئی، سگی بہن تو نہیں ہے۔ دل نے کمزور سا سنگھرش کیا۔ تو کیا ہوا؟ رشتوں کا احترام بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے۔ پہلے دن وہ خود کو منا لینے میں تھوڑا بہت کامیاب ہوا تھا، مگر اگلے دن کی ملاقات میں اس کے سارے ارادے بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئے۔ نیہا بارش کی بوندوں سے کھیلتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ زندگی میں پہلی بار پڑاؤ ڈالنے اور گھر بسانے کی خواہش نے جنم لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ سوچنا چھوڑ کر نیہا کا ہاتھ تھام لے، اسے حالِ دل کہہ ڈالے، مگر فوراً ہی اپنے رتبے کا خیال آیا۔ خود پر مشکل سے کنٹرول کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 40 سال کی عمر میں 20 سالوں والا عشق کچھ ہنسنے والا نہیں لگتا۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے ایک لمحے کو سوچا، اگر اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہوگا تو وہ مجھے کھڑکی میں کھڑی ملے گی۔ وہ مڑا اور اس نے اوپر دیکھا کہ نیہا وہیں کھڑی تھی۔ شہریار کا دل جھوم اٹھا۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر ہلایا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دل نے فیصلہ سنا دیا۔ شام کو وہ ماما سے بات کرنے کی سوچتا ہوا نیچے اترا۔ ماما لاؤنج میں ہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے تمہاری صورت تو نظر آئی، ورنہ صبح میں اسپتال میں ہوتی ہوں اور شام میں تم نہ جانے کہاں غائب ہوتے ہو۔ انہوں نے گلہ کیا۔ بس ماما، کچھ کام نپٹانے تھے، اب تو مکمل ہی سمجھیں۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ کام مکمل سمجھوں، یہ بھی سمجھ لوں کہ اب تم اگلے 2-3 دنوں میں پھر کہیں کا کہیں ارادہ کر کے چل دو گے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ماما کی جھنجھلاہٹ پر اسے ہنسی آ گئی۔ ہنسو مت، تمہیں میرا اور میری تنہائی کا کوئی خیال نہیں۔ اکیلے رہتے رہتے میں دماغی بیمار ہو گئی ہوں شہریار۔ ماما اب غصے میں آ گئی۔ ماما، پیاری ماما۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اتنے دنوں بعد شکل دکھاتے ہو، پھر میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا لیتے ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ اچھا بتائیں، آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ اس نے بات کی شروعات کی۔ ماما خوش ہو گئی۔ سچ کہا تم نے؟ دل سے پوچھا ہے یہ سوال؟ مجھے بہلا رہے ہو؟ دل سے پوچھا ہے یا مجھے خود بہلا رہے ہو؟ نہیں، واقعی دل سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بس بیٹا، تمہارے جوڑ کی ہو، خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، صاحب حیثیت ہو اور پڑھی لکھی ضرور ہو، بس ایسی ہو جو ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ جچے۔ مجھے تو ڈاکٹر اسما بہت پسند تھی۔ سچ پوچھو تو اس کی شادی پر میں بہت روئی تھی۔ ماما کو ان کی عزیز دوست کی بیٹی غلط وقت پر یاد آ گئی۔ 10 سال پہلے وہ اس کی شادی ڈاکٹر اسما سے کرنے کے لیے ضد باندھی تھی،
बस अस्मा की टक्कर की कोई लड़की हो। उन्होंने तफसील से जवाब दिया। जी। उसने सर हिला झुकाकर धीरे से जवाब दिया। तुम अब मैच्योर हो चुके हो बेटा। अब कोई कम उम्र वाली लड़की तुम्हारे जहनी सफ़र में तुम्हारे साथ नहीं दे सकती। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। वह खामोश रहा। और जो तुम्हारे साथ थी वह तो अब अपने बच्चों की शादियों का सोच रही होंगी। मम्मा जरा नाराजगी से बोली। अच्छी लड़की 20-22 की होते ही अपने अपने घरों की हो जाती हैं। अब अजीजा को देख लो, तुम्हारी उम्र की है, 20 की थी तो शादी हो गई, अब अपनी बेटी की शादी का सोच रही है। उन्होंने एकदम से कुछ याद आया। शहरयार एकदम सीधा हो गया। उसकी ननद, अरे वही जो उसके पास रुकने आई थी दिल्ली से, उसी ने अपने बेटे का रिश्ता दिया है नेहा के लिए। वह दोनों मियाँ बीवी तो राजी हैं, देखो फाइनल क्या होता है। उन्होंने कहा। मगर वह तो डॉक्टर बनना चाहती है, अभी से शादी। शहरयार ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। भाई वह माँ बाप हैं, अपनी बच्ची का तो बेहतर ही सोचेंगे। माँ ने अपने घुटनों को धीरे धीरे दबाते हुए कहा। थक गई हैं? शहरयार ने पूछा। हाँ बेटा, आधे से ज्यादा दिन अस्पताल में गुजर जाता है, करना तो कुछ नहीं पड़ता, मगर बैठे बैठे ही घुटने जवाब दे जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया। तो एक आध दिन मत जाए वहाँ, बस संजीदगी से बोला। अब कल शाम तो छुट्टी हो ही जाएगी, जहाँ इतना किया वहाँ एक दिन और सही। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी के काम आ सकूं। उन्होंने अच्छे लहजे में कहा। अब आप आराम करें, शहरयार ने कहा। मुझे जरा काम है, वह उठते हुए बोला। तो फिर कुदूसिया को बताऊं लड़की देखने को? उन्होंने बहुत शौक से उससे पूछा। कुदूसिया उनकी सहेली थी और रिश्ते लगाने का काम में माहिर थी। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपको, शहरयार जल्दी से कहकर कमरे से बाहर निकल गए। उनका जहन उलझ चुका था। वह जानती थी वो उसे फिर बेवकूफ बना गया, मेरे जज्बात से खेलता है। सफिया बेगम को सख्त गुस्सा आ गया। उसे मालूम था कि अजीजा की अस्पताल से छुट्टी हो रही थी। अजीजा की छुट्टी का मतलब अब नेहा इस घर में आकर वक्त गुजारने का बहाना खत्म कर देगी। अजीजा उसकी खलेरी बहन, उसकी हम उम्र, उसके साथ बचपन में खेल कूद कर वक्त गुजारने वाली, यह जान जाएगी उसी की बेटी से जो सिर्फ 19 साल की है इश्क हो गया है, तो क्या वह उसे शादी करना पसंद करेंगी? तो उस पर क्या गुजरेगी? जुबैर भाई जो अपनी बेटी का रिश्ता उसी के इस ग्रुप के अपने भांजे से खुशी खुशी तय करके बैठे हैं, वह क्या सोचेंगे? उनकी आंखों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? और अम्मा अम्मा सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगी कि उनका बेटा शादी के लिए राजी हो गया, मगर किससे? यह सुनकर शायद वह भी सकते में आ जाए। उनके स्मार्ट, क्वालिफाइड और जरूरत से ज्यादा ऊंची सोच रखने वाले बेटे को, जिसने एक से बढ़कर एक लड़कियों को ठुकरा दिया, पसंद आई तो कौन? खुद 21 बरस की छोटी खुद से 21 बरस की छोटी एफएससी की स्टूडेंट जो रिश्ते में उसकी भांजी लगती है। नहीं एक दिल की सुनने नहीं एक दिल की सुनने के लिए वह इतने सारे लोगों की आंखों में अपने लिए मजाक नहीं देख सकता। यह तो अपने हैं, बाहर वाले तो पता नहीं क्या मजाक उड़ाएंगे। यही कहेंगे कि बुढ़े ने मासूम बच्ची से शादी कर ली। शहरयार ने कमरे में बेकरारी से टहलते हुए सोचा। शहरयार का दिल उलझनों में फंस चुका था। आगे उसे घुप अंधेरा नजर आ रहा था। उस घुप अंधेरे में रोशनी की हल्की सी लकीर नेहा नाम की उभरती और गायब होती रहती। मगर नेहा उसके दिल में क्या है? क्या मैं हूँ उसकी? उसके दिल में दिल गवाही दे रहा था कि नेहा कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती है। उसके सवालों का जवाब उसने नेहा की नज्म की सूरत में मिल चुका था। एक तरफ अक्ल, एक तरफ दिल, सोचते सोचते आखिर वह एक फैसले पर पहुंच गया। सफिया बेगम तैयार होकर नाश्ता करने मेज पर आई ही थी कि शहरयार को ऊपर से उतरते देखा। पास आने पर शहरयार ने उन्हें सलाम किया। तुम इतने सवेरे कहाँ जा रहे हो? वह सलाम का जवाब देते हुए बोली। आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, इसलिए सुबह निकलना जरूरी है। शहरयार का चेहरा हर रोज से ज्यादा संजीदा था। खैरियत तो है बेटा? कुछ परेशान से लग रहे हो? माँ ने बेटे की हालत भांपते हुए पूछा। परेशान तो नहीं, बस कुछ काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। वह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। बिजी तो तुम हमेशा ही रहते हो, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही रहते हो, उन्होंने थोड़ा चिढ़कर कहा। शहरयार ने उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यही मसरूफियत तो जिंदगी है प्यारी अम्मी। जो जिंदगी में काम नहीं तो इंसान पागल होकर मर जाए। उसने बेजान ठहाका लगाया। अपनी अपनी सोच है। जो तुम्हारी अपनी जिंदगी का कोई मकसद होता, अपनी औलाद पाल कर जवान कर रहे होते, शायद इन फिजूल मसरूफियात को ढूंढते ना फिरते और ना ही इनके पीछे यूं हलकान होते। मेरी तो समझ में नहीं आता, मर्द हर भागदौड़
अपनी हर भागदौड़ अपने बीवी बच्चों के लिए करता है, मगर तुम क्यों जगह जगह फैक्ट्रियां लगाकर परेशान हो रहे हो? सुकून से घर में तो बैठो। उन्होंने जोर से कहा। वह गुस्से में और कड़वी हो गई थी। मैं कल दुबई जा रहा हूँ। शहरयार खड़े होते ही बोला। क्या मतलब? मैं चौंक गई। शायद 1 हफ्ते तक वापसी होगी। उसने उनका सवाल नजरअंदाज कर दिया। फिर जा रहे हो? उन्होंने मायूसी से बोली। और वह शादी उन्हें अचानक याद आया। वापस आकर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा। हो सकता है शादी कर लूं। उसके लहजे में खुशी की ताकत नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? वह जैसे एकदम जी उठी। उम्मीद है? वह मुस्कुराया। यकीन नहीं, उन्होंने शिकायत करते हुए कहा। उम्मीद टूटे तो अफसोस होता है, यकीन टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके मामा, चलता हूँ। वह जाने के लिए मुड़ा। अच्छा, नाश्ता तो कर लो। सफिया बेगम की समझ में उसकी पूरी बात नहीं आ सकी। बाहर कर लूंगा, खुदा हाफिज, वह कहता हुआ निकल गया। खुदा हाफिज, वह बेबसी से बोली। अब नाश्ता करने का उनका भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर उन्हें कुछ ना कुछ तो खाना था। आज उनकी अस्पताल की ड्यूटी का आखिरी दिन था। अब कब वापस आएंगे? सफिया बेगम ने दुबई जाने से पहले उससे पूछा। कुछ दिन लग सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। शहरयार, जो उस दिन कह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखा। उस पर हम वापसी में बात कर लेंगे मामा। वह जबरदस्ती मुस्कुराया। बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब देर मत करो। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? वह इस बात पर बहुत दुखी नजर आ रही थी। जिंदगी का तो किसी का भरोसा नहीं है। क्या पता मैं जो जा रहा हूँ वापस ही ना आ पाऊँ। वह उदास हो गया। शहरयार, उन्होंने दिल थाम लिया। बेटा मुझे तो बताओ, तुम्हें आखिर किस बात का दुख है? कोई वहम या कोई तकलीफ है? उन्होंने उससे पूछ ही लिया। कुछ भी नहीं मामा, बस शायद मेरे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। वह आहिस्ता से बोले। मैं क्या करूं शहरयार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उनके लहजे में बेबसी थी। मामा, बात दरअसल ये है कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ना ही इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकती हैं। मुश्किल यह है कि मेरी सोच विचार के लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं। वह वहाँ अपने स्टेटस से कम पर राजी नहीं हो सकते। स्टेटस से मुराद कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है मामा, बस एक खास दिमागी मिलाव है जो अपनी शरीके हयात में मैं देखना चाहता हूँ, और जिस उससे कम में मैं तैयार नहीं हूँ। वह खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसी कोई लड़की मिली जो तुम्हारे मेयार पर पूरी उतर सकती है? वह हैरान होकर बोली। चलता हूँ मामा, टाइम हो गया है। उसने उनका सवाल सुना अनसुना करते हुए कहा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआएं तकदीर ना भी बदलें तो सुकून जरूर देती हैं। शहरयार का लहजा भीगा हुआ था। तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी मेरे बच्चे? शहरयार के जाते ही सफिया बेगम रोने लगी, और वह क्या भी कह सकती थी। वक्त तो गुजरता है रहता है, किसी के लिए नहीं थमता। अगले 2 वर्ष मामा की बीमारी और उनके विदेश में इलाज में यूं गुजरे कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। मामा के इंतकाल और नेहा की शादी का वाकया आगे पीछे गुजरा। उसके बाद उनकी दिलचस्पी हर चीज से खत्म हो गई। वह माँ से शर्मिंदा था कि उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका था। वह नेहा से भी शर्मिंदा था कि उसके इंतजार को खत्म नहीं कर पाया। इतनी शर्मिंदगियों के एहसास के साथ जिंदगी तो मुश्किल ही होनी थी। वह इंडिया से सारा बिजनेस समेट कर अमेरिका चला गया, जहाँ सिकंदर ने उसका तहे दिल से वेलकम किया। घर उसने आलिया को दे दिया था और वहाँ वह शिफ्ट हो गई थी। बस एक स्टडी रूम की चाबी उसने अपने पास रखी थी। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो, उसने बहन से कहा। क्या बात करते हैं आप भाई, सारा घर आप ही का तो है। आप चाहे जब आए हर चीज आप ही की रहेगी। नहीं, बस यही कमरा और कुछ नहीं। वह चला गया। कुछ लोग अजीज होते हैं, उनकी जिंदगियां भी अजीबो गरीबो अंदाज में गुजरती हैं। दुनिया वाले उन्हें समझ नहीं पाते और वह खुद इस दुनिया के लिए अनफिट हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी उनकी भी गुजर ही जाती है। दूसरे हार्ट अटैक के बाद शहरयार ने हिंदुस्तान जाने की ख्वाहिश की। सिकंदर का बेटा अली उसके साथ आया। 15 दिनों तक इंडिया में रहने के दौरान शहरयार का ज्यादा टाइम उसके स्टडी रूम में ही गुजरा। मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पढ़ लेना, उन्होंने आलिया को एक बंद लिफाफा देते हुए कहा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? आलिया की आंखें भर आई। ऐसी बातें ही तो असल हकीकत होती है। वह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। आलिया, उसके शौहर, उसके दोनों बेटे और बहुओं ने उसका बेहद ख्याल रखा। वह उस खाली घर और वीरान छोड़कर गया था। आज यहाँ भरा हुआ खानदान मौजूद था। आलिया के पोतियों की चहकार से सारा घर गूंज रहा था। उसने यहाँ किसी भी उसे यहाँ कितनी भी मोहब्बत मिली हो, उसे वापस तो जाना ही था। वह यहीं पुराने खजानों में से कुछ तलाश करने आया था
और न जाने क्या अपने साथ लेकर जा रहा था, जो सबके रोकने के बावजूद वह चला गया और शायद जानता था कि यह उसकी आखिरी विजिट थी। सालों पहले उसने फैसला किया था कि फिर सारी जिंदगी पछतावे में गुजरी। एक जरा सी हिम्मत से जिंदगी बेरंग तस्वीर में रंग भरे जा सकते थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। वह अपने पछतावों के साथ लौट आया था। अपने ख्वाबों की हकीकत में 20 सालों बाद कदम रखना उसके लिए तकलीफ देने वाला था, खास तौर पर इस एहसास के साथ कि अब वह उस घर में नहीं रह रहा जिसके होते हुए रौनक ही रौनक थी। अम्मा आलिया खाला के गले लगकर रोने लगी। उन्हें शहरयार के साथ साथ सफिया खाला का गम भी याद आ गया था। घर का हुलिया और अंदाज बदल चुके थे। 20 साल किसी इंसान को बदल देते हैं। यह तो घर था। नेहा ने खुद को बड़े से आईने में देखते हुए सोचा, जहां 20 सालों पहले वह नाजुक सी घबराई शर्माई 19 साल की नेहा जुबैर के बजाय 39 साल वाली नेहा फारिक खड़ी थी, जिसकी आंखें उसके दिल की तरह खाली मगर होठ पर दिखावे की मुस्कुराहट थी। चूंकि यह मौका मुस्कुराने का नहीं था, इसलिए दिखावे की मुस्कुराहट पर चेहरे पर न होने की वजह से आंखों में खालीपन और ज्यादा बढ़ गया था। हमदर्दी जताने के लिए लोग आ जा रहे थे। आलिया खाला ने उससे कहा, नेहा बेटा, तुम्हें अजीजा आपा ने बताया होगा, शहर और भाई ने अपनी सारी किताबें तुम्हारे नाम कर दी हैं। तुम जब चाहो उन्हें ले जा सकती हो। जी, वह धीरे से बोली। वह उसका कंधा थपक कर दूसरी तरफ जाने लगी तो वह जल्दी से बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ वक्त ऊपर स्टडी में गुजार लूं। उसने झिझकते हुए पूछा कि यह वक्त मुनासिब नहीं था, और फिर जब शहरयार अपनी सारी किताबें उसके नाम कर चुके थे तो उसे और भी बुरा लगता था कि वह इस वक्त स्टडी रूम में जाए। वो ही कुछ भी सोच सकता था, मगर उसके लिए अपना गम मनाने का इससे बेहतर और कौन सी जगह थी। हाँ हाँ जरूर, वह जल्दी से बोली। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। यूं लग रहा था जैसे 20 साल बीच में आई ही नहीं हो। वह वही नेहा जुबैर हो, इम्तिहान की तैयारी करने स्टडी रूम की तरफ जा रही हो। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की। सब कुछ वैसे ही वैसा था। लगता था आलिया खाला उस कमरे की सफाई करवाती रहती थी। धूल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। वह किताबों को की शेल्फ की तरफ बढ़ी। किताबें उसी तरतीब से रखी हुई थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते और उसके गले में जज्ब होते रहे। इन दिनों में उसके दिल में पहली बार प्यार का पहला एहसास जागा था। उसे शहरयार बिल्कुल अपनी तरह लगे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सर्दियों पुराना ताल्लुक हो। उसने उनके साथ जिंदगी गुजारने के सपने भी देख लिए थे। उसने उनसे एक कुछ ना हासिल होने वाला इंतजार का रिश्ता भी बना लिया था। मगर क्या हुआ, शायद वह उसके लिए ऐसा नहीं सोचते थे, वरना उसकी पुकार में कोई जवाब देते। नेहा को अपनी कम नसीबी का एहसास हुआ। उसका दुख दोहरा था। उसने शहरयार को देखा, समझा और सोचा कि उससे बेहतर इस पूरी दुनिया में उसका हम मिजाज कोई नहीं होगा। कम ज्यादा उम्र, स्टेटस का फर्क या रिश्तों का घुमाव फिराव नेहा के रास्ते में नहीं आया था। वह शहरयार को 3 घंटों में 3 सदियों से ज्यादा बेहतर तौर पर समझ चुकी थी। उसे यकीन था कि वह दोनों मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। न जाने क्यों उसे यह एहसास भी हो गया था कि शहरयार की सोच भी उससे अलग नहीं है। उसने तो हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा दिया था, मगर शहरयार, यह उसके लिए पहला दुख था। फिर वक्त ने मोहलत ही न दी और फारिक को उसकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अगर वह शहरयार से ना मिलती तो शायद अपने और फारिक के मिजाज के फर्क को उस शिद्दत से महसूस नहीं कर पाती। मगर बुरा हो उस मुलाकात का कि वह बाद में हर बात पर शहरयार और फारिक की दिल ही दिल में बराबरी करती और जलती कूदती रहती। यह दूसरा अजाब था। रोग किसे कहते हैं वह अच्छी तरह जान चुकी थी। उसने शायरी के सेक्शन की तरफ कदम बढ़ाए, किताबों पर नजर दौड़ाई और जाना जाना शेल्फ से निकाल ली। उसे अच्छी तरह याद था कि आखिरी दिन यही किताब स्टडी रूम की मेज पर अधखुली रखी थी और शहरयार शायद इसी को पढ़ रहे थे। उसने अपने हाले दिल चुपके से उसी किताब में खोल कर रख दिया था। उसने किताब खोली, उसके पन्ने पलटे। उसे उसी नज्म की तलाश थी। पन्ने के बीच में तह किया हुआ वह कागज मिल गया। कागज कमजोर हो चुका था। शायद शहरयार ने उसे खोलकर देखा भी नहीं होगा। उसने एहतियात से उस कागज को अपने पर्स में डाल लिया। बचपना, बेवकूफी और बुजदली उसके दिल ने दुहाई दी। तमन्ना, तकलीफ और तन्हाई। उसने नतीजे पर गौर किया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने एक निगाह गलत
शहरयार के बेडरूम पर डाली। कमरे का दरवाजा बंद था। उसे शहरयार पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी महरूमियों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहरयार ही है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली आई। आलिया खाला मेहमान औरतों से फारिग होकर अम्मा से बातों में लगी थी। उसे देखते ही बोली, देख ली किताबें? किताबें तो मेरी देखी हुई हैं। वह उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ याद आया। अम्मा बताती हैं कि जब तुम यहाँ पढ़ने आती थी तो शहरयार की स्टडी में ही बैठती थी। तुम्हें भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना? चलो, शहरयार की किताबें किसी कद्रदान के पास ही जा रही हैं। मैं तो आपके भाई की बहुत कद्रदान थी। क्या ही अच्छा होता जो। उसने कड़वेपन से सोचा और संजीदगी से बोली, पढ़ने का शौक था, अब नहीं है। अम्मा ने हैरत से उसकी शक्ल देखी, फिर जल्दी से बात बनाते हुए बोली, अब तो माशाअल्लाह घर और बच्चों की जिम्मेदारी ही बहुत है, वक्त कहाँ मिलता होगा। जी अम्मा, हर शौक, हर ख्वाहिश, हर काम की एक उम्र होती है। वक्त होता है जो गुजर जाता है और चीजें बदल जाती है। वह मुस्कुराई। आलिया खाला ने कुछ समझने और कुछ ना समझे अंदाज में सर हिलाया। यह मेरे लिए अवार्ड है जो उन्होंने अपनी इतनी किताबें, कीमती किताबें और अहम कागजात मुझे सौंपने का सोचा, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। उसने रुक रुक कर जुमला पूरा किया। क्या मतलब? आलिया खाला ने हैरत से उसकी शक्ल देखी। हो सकता है कि मैं इन किताबों की इस तरह देखभाल ना कर सकूं जैसा कि इनका हक है, इसलिए मैंने सोचा है कि इनकी जिम्मेदारी आप ही उठाएं तो बेहतर होगा। यहीं रहने दें या फिर उसे जिसे चाहे सही समझे दे दें। उसने अपना फैसला सुना दिया। मेरे लिए तो यह किताबें मेरे भाई की निशानियां हैं। कई सालों से जू की जू अपनी जगह पर वैसी ही रखी हुई हैं। मेरे भाई रख कर गए थे। कभी कभार अपनी निगरानी में सफाई करवा देती हूँ और किसी को भी इन किताबों को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। नेहा सर झुकाए इनकी बातें खामोशी से सुनती रही। अब देखो, चंद महीनों पहले भाई हिंदुस्तान आए थे तो अपना ज्यादा वक्त उसी कमरे में गुजारते थे। वहां उन्होंने बहुत सुकून मिलता था। पहले अमेरिका जाते हुए कुछ किताबें वे अपने साथ ले गए थे। इस बार आए तो वापस ले आए, लाकर दोबारा शेल्फ में सजा दी। मेरा दिल उसी वक्त खटक गया था कि कुछ होने वाला है। उन्होंने आईब्रो को साफ किया। सब्र करो आलिया, अम्मा भी रुहासी होकर बोली। आखिरी दिन अहमद फराज की किताब, क्या नाम है उसका, जाना जाना पढ़ रहे थे। जब मैं उनके लिए कॉफी का मग लेकर स्टडी रूम में आई थी, मुझे देखते ही कहने लगे, तुम कॉफी लेकर आई हो? काश बारिश भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। मैं अपने मुल्क की आखिरी बारिश कॉफी पीते हुए देखकर जाता। आलिया खाला के आंसू बंद तोड़कर बाहर निकल गए और नेहा सख्ते में आ गई। सांसें थम सी गई। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। इन किताबों की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी जब तक जिंदा हूँ। मैं भीगे भीगे लहजे में बोली। नेहा को महसूस हो रहा था जैसे वह पत्थर की बन गई हो। अम्मा वापसी के लिए खड़ी हुई तो अलविदाई बातचीत के बाद वह दोनों बाहर आ गई। हरे हरे लॉन में बाहर फिर जवान हो गई थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए। अम्मी गाड़ी पर बैठ चुकी थी। उसने तरोताजा फूलों से नजर हटाकर ऊपर की तरफ देखा। बादल छा रहे थे और हल्की सी फुहार ने उसका चेहरा भिगो दिया। उसकी नजरें टेरिस से होते हुए स्टडी रूम की खिड़की पर जा पड़ी। खिड़की बंद थी। गाड़ी में बैठते हुए वह सख्ते की हालत में बाहर आई तो उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। उसने सारी उम्र फूट फूट कर रोने की ख्वाहिश को हर कदम पर दबा कर जिंदगी की गाड़ी चलाई थी, तो इस गाड़ी को चलाना कौन सा मुश्किल काम था। अस्मा आ रही है अगले महीने हिंदुस्तान से, मेरे पास ठहरेगी। अम्मा ने उसे अपनी भांजी के आने की खबर दी। अच्छा, उसका लहजा सपाट था। उसकी बेटी का रिश्ता तय हुआ है, यही मुंबई में उसकी ननद के घर। अम्मा ने डिटेल बताई। वह दिलचस्पी नहीं ले रही थी, मगर अम्मा उसे बताए जा रही थी। लड़का डॉक्टर है, खानदान का है, शक्ल सूरत उम्र स्टेटस के बराबर है, सब उसके बराबर है, और शादी के बाद वह भी इंग्लैंड चला जाएगा। एक बात तो बताए अम्मा, वह अचानक बोल उठी। क्या? वह चौंकी। लोग लड़की और लड़के का रिश्ता करते हुए सारे जोड़ मिला लेते हैं, खानदान, स्टेटस, शक्ल सूरत, लंबाई चौड़ाई, उम्र भूल जाते हैं। तो बस एक बात। वह रुकी। वह क्या? अम्मा जल्दी से बोली। दिमाग की बराबरी या जहन की सोच का मिलना। इस बात की इजाजत तो मजहब भी देता है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख ले, मिल ले, फिर फैसला करें। हम लोग समाज में कमजोर और बीमार कानून के कैदी हैं। बहुत सारी रस्मों रिवाज को किसी अमानत की तरह सीने में चिमटाए बैठे हैं और हकीकत से नजरें चुरा लेते हैं। वह कड़वेपन से बोली। अम्मा कुछ समझी और कुछ ना समझी की हालत में बैठी उसका चेहरा देखती रही।
शादी का मतलब खुशी होता है। न मियाँ बीवी उस वक्त खुश रहते हैं जब उनकी सोच मिलती हो, दोनों की पसंद व नापसंद एक जैसी हो, एक दूसरे को समझते हो। अम्मा यह हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है, वरना सब कुछ रुल जाता है। जिंदगी अगर समझौते की बुनियाद पर गुजरती जाए तो बोझ बन जाती है। उसने अपने आंसू पीते हुए कहा। बारिश तेज होने लगी थी। अब रे निशा कि शायद इन बूंदों को नसीब में जमीन में सूख कर खत्म हो जाना ही लिखा था। गौहर बनना तो किसी किसी की किस्मत में होता है, और यह जरूरी भी ये नहीं कि हर गौहर सबकी निगाहों में भी आए। कुछ तो सीप के पेट में छुपे समुद्र की तह में ही रह जाते हैं। आंखों और हाथों से ओझल उसने धीरे से अपनी भीगी आंखें साफ की। वह उम्र के उस दौर में आकर शहरयार की मजबूरी समझ चुकी थी। अपने दिल की अदालत से उसने शहरयार को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके ऊपर से एक बोझ हट गया, मगर दूसरा वह उसे शायद सारी जिंदगी बर्दाश्त